Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life and today we are going to discuss about revolutionaries. क्या दोस्तों जो मेन टॉपिक था हमारा मेन टॉपिक था उसके लिए हमने इसके अंदर ही ये आपका टॉपिक है। क्या दोस्तों मेन टॉपिक क्या था? फॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन यूरोप। फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या टॉपिक? जो दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो मेन या ग्रेट हमारे रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी हुए थे उनके बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या करा रहा हूँ। दोस्तों ICAR टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आई पेपर क्लासेस पर। रेगुलरली क्लास चल रही है एंड टुडेज इज़ अ पार्ट 4, ठीक है। क्या दोस्तों ये आज आपका पार्ट 4 है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सबसे बड़ी बात दोस्तों आज की जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, इंग्लिश में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर आप इंग्लिश में टर्म्स को इंग्लिश में लिख दिया करें। क्या दोस्तों टर्म्स को इंग्लिश में करिए और आपका पैटर्न बहुत ही अच्छा है सर समझाने का, कंटेंट में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, बट प्लीज़ इंग्लिश ऑल्सो। तो ये नीतीश साहू जी हैं, मैंने इनकी कमेंट मेंशन कर दिया ताकि इन्हें भी मोटिवेशन मिले थोड़े। तो उन्होंने क्या दोस्तों कहा था कि बने हुए नोट्स से सर PDF से पढ़ा दीजिए आप, मतलब समझाने का टाइम बच जाएगा, आप पहले लिख लिया करें और फिर समझा दीजिए। तो इन्होंने कहा था नोट्स से। और एक हमारे पंकज तिवारी जी हैं, इनकी कमेंट ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया मुझे दोस्तों। इन्होंने कहा था कि सर प्रॉब्लम इन लेक्चर, आपसे निवेदन है कि आप पहले लिख कर फिर डिस्प्ले कर दें और उसे लिखे हुए को पार्ट को समझाएं, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बात में दम है दोस्तों। ये तिवारी भाई साहब जो है ना, पंकज तिवारी, थैंक्स फॉर कमेंट पंकज तिवारी। आपने जो कहा है हमने उस पर निवेदन किया, हमने उस पर सुचारू रूप से काम किया, ठीक है। टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया दोस्तों, आपकी टर्म्स जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रही होंगी आपको। तो मुझे नहीं लगता आप लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैसे हैं सभी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। और दोस्तों अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्लास में? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास तो प्लीज़ कमेंट द बिलो, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्टली कमेंट कर दीजिए कि सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थंब चाहिए मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम। और दोस्तों जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उस पर आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, मतलब बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। वो हमारा ओनली हिंदी में था, तो आज तो दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों हैं, मतलब इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो आज तो मज़ा आ जाना चाहिए लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स को। तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आप आज का लेक्चर होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देने की कोशिश कीजिएगा, लाइक करने की कोशिश कर दिया और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, मैक्सिमम मुझे 40+ स्टूडेंट तो चलते ही रहने चाहिए। क्या दोस्तों मज़ा जब आता है जब 40+ स्टूडेंट चलते रहें। और मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ये नहीं है कि आपकी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ मैं। टोटल जितनी भी मुझे इफेक्टिव लगती है मैं उन पर काम भी करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज क्या है दोस्तों, आज अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज आपका जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा एक अलग। दोस्तों हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशनरीज। क्या? फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। मुझे जो लगता है मतलब हिंदी वाले तो इंग्लिश को कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले हो या हमारे किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हिंदी के हैं वो इंग्लिश को थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या है फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो इसमें जो दोस्तों जब निर्माण चल रहा था मैंने इसका निर्माण के सारे प्रोसेस आपको बता दिए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया है, या हमारे जितने भी स्टेट जनरल हुए थे, नेपोलियन जी हुए थे, उनके बारे में सारा खत्म हो चुका है हमारा प्रीवियस ईयर लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टोटल वाइज प्लेलिस्ट वाइज हमारा। और दोस्तों एक सेशन अभी अभी हुआ, हाँ मतलब 9:30 बजे हुआ था, वो कैसा लगा दोस्तों? जो आपका जर्नल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था वो कैसा लगा? अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है दोस्तों तो उसे जाकर करिएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के 25 में से 10 मतलब 10 मार्क्स बने हैं 25 में से। क्या दोस्तों 10 मार्क्स 25 में से बन रहे हैं। तो एक बार जाकर देखिएगा कि क्या टेस्ट कैसा था दोस्तों, ठीक है। और फिर हमें बताइएगा, रिव्यू दिएगा सर क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रिवॉल्यूशनरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ था जब आपका
फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा था और रिवॉल्यूशनरीज जो थे इन्होंने कुछ खुफिया सोसाइटी का निर्माण किया था। क्या दोस्तों? कुछ सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था, स्टेबलाइजेशन किया था, ठीक है, खुफिया सोसाइटियों का। तो इनमें दोस्तों कौन कौन सी सोसाइटी थी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे चलते हैं दोस्तों। तो क्या दोस्तों कौन कौन सी खुफिया सोसाइटी थी? एक हमारे ये इमोशनल लाइफ जीबी है, इनका भी नाम मैं ले लेता हूँ। इन्होंने कहा था सर प्लीज़ मेंशन इंग्लिश टर्म ऑल्सो। तो फ्रेंड्स इंग्लिश टर्म मेंशन हो चुकी हैं, अब आप जुड़ जाइए क्लास से। तो दोस्तों ये जो खुफिया सोसाइटी का निर्माण हुआ था इसमें क्या था दोस्तों? खुफिया सोसाइटी कुछ गुप्त समाज, क्या दोस्तों कुछ गुप्त समाज का निर्माण हुआ था। इनका टारगेट क्या था दोस्तों? ये जो गुप्त समाज का निर्माण हुआ था इनका टारगेट था, इनका मकसद था क्या? एक तो नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, क्या दोस्तों? नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा इनका टारगेट था जो इन्होंने रखा था क्या खुफिया सोसाइटी ने, ठीक है, अपोजिशन टू द वियना कन्वेंशन। मतलब क्या दोस्तों? वियना संधि का विरोध करना, वियना संधि का विरोध करना इनका मेन टारगेट था। क्या मेन टारगेट था? वियना संधि का, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और था इनका, मतलब 3 मकसद थे इनके कि फ्रीडम के लिए लड़ना। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता पाने के लिए हमें लड़ाई करनी है, तो फाइट फॉर फ्रीडम, एक इनका मकसद ये था। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों को मेंशन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा? फ्रीडम के लिए लड़ना, मतलब फर्स्ट क्या था? नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। सेकंड हो गया हमारा वियना कन्वेंशन का विरोध करना, वियना संधि का विरोध करना। एंड देन थर्ड हो जाता है आपका फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम, इट मीन्स फ्रीडम के लिए लड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें इनका जो खुफिया सोसाइटी था इनका मेन मकसद यही था। 3 मकसद थे, मैंने करा दी जो मेन थे, मुझे लगे थे कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना इनकी बनती है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करें। आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ सर कर लेंगे हम, PDF मिल जाएगी हम उससे कर लेंगे। दोस्तों जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो सभी भागे भागे फिरेंगे, फिर कहेंगे सर प्लेलिस्ट कहाँ है, प्लेलिस्ट दे दीजिए सर, आप PDF दे दीजिए, हमने नोट्स नहीं बनाए थे सर, ये हो गया सर, हम फोटोकॉपी करा लेंगे। पता है ना हमें तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी लिखते रहिए साथ में। कहाँ लिखवा रहा हूँ दोस्तों? सोशल साइंस तो लग ही नहीं रहा ना, सारा टर्म्स में लिखवा रहा हूँ मैं। 2-3 पेज में आपका ख़त्म हो जाता है एक टॉपिक। 2-3 पेज के आप छोटा छोटा लिखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल एक पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक नेम है जो बहुत ही ग्रेट रिवॉल्यूशनरी हुए हैं। क्या बहुत ही ग्रेट रिवॉल्यूशनरी हुए हैं? तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही महान क्रांतिकारी रहे हैं, महान क्रांतिकारी, ये लिख लीजिए, महान, हिंदी वालों के लिए भी करना ही है ना, महान क्रांतिकारी। तो क्या है इनका नाम? सबसे पहले नाम देख लेते हैं दोस्तों, ज्यूसेफी मैत्सिनी। क्या है? ज्यूसेफी मैत्सिनी। तो ही वाज एन इटालियन। क्या दोस्तों? यह इटालियन थे। कौन थे दोस्तों? ये इटली के निवासी थे, ये कह सकते हैं हम, यह इटालियन थे। एंड ऑल्सो ही इज़ नोन एज अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज। क्या दोस्तों? और इन्हें महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता था। कौन दोस्तों? ज्यूसेफी मैत्सिनी को। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अंदर ही अंदर 2 सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी का स्टेबलाइजेशन किया था अंदर ही अंदर, ठीक है। किन्होंने? ज्यूसेफी मैत्सिनी ने। जो एक तो जो आपकी सोसाइटी थी ज्यूसेफी मैत्सिनी, तो एक सोसाइटी आपकी कौन सी हो जाती है दोस्तों? एक तो थी आपकी इटली में, ठीक है। और इटली में कौन सी थी दोस्तों? इसका नाम था आपका मार्सेई। क्या दोस्तों? मार्सेई। कौन सी थी दोस्तों? ये सीक्रेट सोसाइटी थी, ध्यान रखना थोड़ा, मतलब अच्छे से मेंशन करना। सीक्रेट सोसाइटी इन इटली में कौन सी थी दोस्तों? मार्सेई। एंड इन यंग यूरोप, क्या दोस्तों? यंग यूरोप में कौन सी सोसाइटी का निर्माण किया था? बर्न का। उसका नाम क्या था दोस्तों? बर्न, ठीक है, अच्छे से मेंशन करना, बर्न। दोस्तों विजुअलाइजेशन तो अब कंप्लीटली हो रहा होगा ना, काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रखा है मैंने। पहले थोड़ा छोटा लिखता था क्योंकि हमें जल्दी कराना होता था इसलिए, बट अब मैंने थोड़े वर्ड्स का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो अब मुझे लग रहा है विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार बता दीजिए। क्या दोस्तों? एक बार बता दीजिए, सभी थम कर दीजिए, ठीक है। और इन यंग यूरोप में कौन सा था दोस्तों? बर्न सोसाइटी, जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? ज्यूसेफी मैत्सिनी ने, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ज्यूसेफी मैत्सिनी थे, जो एक ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे, ये सभी रूढ़िवादी लोग जो थे ना इनसे डरते थे। क्या दोस्तों? सभी रूढ़िवादी लोग जो थे वो इनसे डरते थे। ऑर्थोडॉक्सी लोग जो थे,
क्या ऑर्थोडॉक्सी पीपल जो थे वो इनसे डरते दोस्तों, वो इनसे डर खाते थे, ठीक है, या डरते थे। वाई, क्यों डरते थे दोस्तों? बिकॉज ही वॉन्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोस्तों ये चाहते थे इटली का एकीकरण होना। क्या दोस्तों? ही वॉन्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण चाहते थे, इसलिए जो सभी रूढ़िवादी लोग जो थे, क्या दोस्तों, सभी ऑर्थोडॉक्सी पीपल जो थे वो इनसे डरते थे। किनसे दोस्तों? किनकी बात हो रही है? ज्यूसेफी मैथ्सिनी की, ठीक है, किनकी बात हो रही है? ज्यूसेफी मैथ्सिनी की। तो मेंशन कर लेना अच्छे से, महान क्रांतिकारी हुए हैं। तो ये क्या था दोस्तों, क्या चाहते थे? इटली का एकीकरण चाहते थे, तो इसलिए सभी रूढ़िवादी लोग इनसे डरते थे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है दोस्तों, हमारा ऊपर वाला वो खत्म हो गया, ज्यूसेफी मैथ्सिनी। अगला जो टॉपिक आता है आपका, आता है सम ऑफ रिवोल्यूशनरीज। क्या दोस्तों? अगला टॉपिक आ जाता है सम ऑफ रिवोल्यूशनरीज। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हम, क्या है इसमें सम ऑफ रिवोल्यूशनरीज में। क्रांतिकारियों का योग। क्या स्टूडेंट्स? क्रांतिकारियों का योग हुआ था। कब से कब का था दोस्तों? मैं डेट मेंशन कर लेना, 1830 से 1884 के बीच में, ठीक है, 1830 से 1884 की डेट है। मतलब इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी में ही क्या हुआ था, सम ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों का योग हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये सम ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांतिकारियों का रोग चल रहा था, मतलब योग चल रहा था 1830 से 1884 के बीच में, तो उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्या दोस्तों? ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर टुक प्लेसेस, मतलब ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1830 से 1884 के बीच में, ठीक है। ये जो डेट है ये आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा। किसके बारे में दोस्तों? ये जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर, इसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या था दोस्तों, ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह शुरू कब हुआ था? तो डेट लिख लेना अच्छे से, 1821 में, ठीक है, 1821 में स्टार्ट हुआ था। क्या दोस्तों? ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। और जो आपका मेन हो जाता है, इसमें सपोर्ट किसने की थी? क्या जो सपोर्ट में थे, वो सपोर्ट में कौन थे इनके साथ? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में जब लड़ाई चल रही थी, तो एक तो यूनान खुद था दोस्तों। क्या दोस्तों? यूनान खुद से सपोर्ट में था, ग्रीक खुद से सपोर्ट में था, किनके दोस्तों? ये जो हमारा यूनानी, मतलब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें। और जो आपका वेस्टर्न यूरोप हो जाता है दोस्तों, वो सपोर्ट में था, ठीक है। दो लोग सपोर्ट में थे, दो कह सकते हैं इन्हें, ये सपोर्टिव थे, ठीक है स्टूडेंट, ये सपोर्टिव थे। कौन कौन? एक तो यूनान खुद हो जाता है, एक हो जाता है वेस्टर्न यूरोप। आगे हम बात करें दोस्तों, इन यूरोप नेशनलिज्म वाज स्ट्रॉन्ग। जब दोस्तों ये सपोर्ट में आ गए थे और जब ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, तो उस टाइम पे राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था यूरोप में। क्या दोस्तों? यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, ये राष्ट्रवाद की भावना जो थी, ये मजबूत होती चली गई थी, स्ट्रॉन्ग होती चली गई थी। कहाँ पर दोस्तों? इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म वाज स्ट्रॉन्ग स्टेज पर। देन आफ्टर फिनिश द वॉर, क्या दोस्तों? देन आफ्टर फिनिश द वॉर 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? देन आफ्टर फिनिश द वॉर, युद्ध खत्म होने के पश्चात क्या हुआ था दोस्तों? 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। नेम थोड़ा अजीब सा है, मेंशन कर लेना अच्छे से ताकि आपको ध्यान रहे। क्या है? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी आफ्टर फिनिश द वॉर। कब? जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वो फिनिश हो गया था, तब कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। संधि क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का हम इसे लिख सकते हैं समझौता। क्या? समझौता। जैसे अभी हाल ही में नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, आपका चल रहा था दोस्तों इजराइल फिलीपींस के बीच में, जो यरूशलेम में मतलब विवाद हुआ था, उसको लेकर जो समझौता चल रहा था, वो किसने करवाया था दोस्तों? मिस्र ने। मिस्र ने समझौता करवाया था, सभी को पता है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है बहुत ही पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे वो टॉपिक। क्या दोस्तों? इजराइल फिलिस्तीन। तो इसी को कहा जाता है समझौता। क्या? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। तो दोस्तों ये जो संधि हुई थी ना कौन सी? 1832 वाली। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो है ना, ग्रीक फ्रीडम वाज डिक्लेयर्ड। क्या दोस्तों? आफ्टर फिनिश द वॉर ग्रीक फ्रीडम वाज डिक्लेयर, मतलब यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया।
क्या दोस्तों, यूनान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। किसको? ग्रीक को फ्रीडम डिक्लेयर्ड कर दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? तो एक बार मुझे मेंशन करना इतना समझ में आया सभी को। जल्दी से जल्दी थंब करके दिखाना, एक बार फास्टली थंब करो सभी। तो आई थिंक समझ में आ गया है सभी को। ठीक है, तो आगे चलें दोस्तों। आगे आपका टॉपिक जो है उस पर चलते हैं हम थोड़ा जल्दी से। तो आगे आपका टॉपिक आ जाता है इसके बाद दोस्तों, जब ये युद्ध खत्म हो गया था तो उसके इस युद्ध में जो मतलब क्या हुआ था, ये जो युद्ध चल रहा था आपका, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, इसमें यूरोप में आई आर्थिक स्थिति में क्या कठिनाइयाँ आई थी। क्या है स्टूडेंट्स? मतलब डिफिकल्टीज इन यूरोप सिचुएशन इन यूरोप। क्या दोस्तों? डिफिकल्टीज इन इकोनॉमिक सिचुएशन इन यूरोप, जो आर्थिक स्थिति में कठिनाइयाँ आई थी। क्या दोस्तों? डिफिकल्टीज आई थी। कब दोस्तों? जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था उस टाइम पर। तो दोस्तों ये कब के बीच की बात है? सबसे पहले इसे मेंशन करना ज़रूरी है। 1830 से 1884 के बीच की बात है। कब की दोस्तों? इसे अच्छे से मेंशन करना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हर चीज़ को। 1830 से 1884 की बात है, जब आपका यूरोप में आर्थिक स्थिति में कठिनाइयाँ चल रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कब की बात है ये? यूरोप में हमारा क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। मैं सारी स्टोरी एकदम अच्छे तरीके से बताता चल रहा हूँ आपको। तो 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट ईयर ऑफ हार्डशिप्स डिफिकल्टीज। कब दोस्तों? मेंशन करना कब की है ये? 1830। ठीक है, 1830 दोस्तों, सॉरी गिलास वगैरह गिर गए। तो 1830 की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों? ग्रेट ईयर ऑफ हार्डशिप्स डिफिकल्टीज। किसको दोस्तों? 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है, जब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है दोस्तों? दूसरा इसमें क्या हुआ था? मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। क्या दोस्तों? जनसंख्या में काफ़ी मात्रा में हद से ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी, गरीबी में वृद्धि हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्या दोस्तों? जो बेरोजगार लोग थे उनकी संख्या काफ़ी हद तक मैक्सिमम पर पहुंच गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लिया था इन्होंने। किन्होंने दोस्तों? चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हमारा पॉवर्टी हो, चाहे वो हमारा पॉपुलेशन की बात हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। तो दोस्तों मतलब ये समझ लो, तो राष्ट्र तो खत्म सा ही होने वाला था ना। क्या दोस्तों? मतलब अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, या तो विद्रोह होगा, या सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा, या सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके बाद ऐसा ही हुआ। क्या स्टूडेंट्स? ऐसा ही हुआ, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया। क्या? सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया। किन्होंने किया दोस्तों? ये सभी लोग। क्या इसमें क्या हो जाते हैं? ये सभी लोग हो जाते हैं। देन देयर वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्या स्टूडेंट्स? रिबेलियन को लिख लेना, इसे ही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, टर्म्स को मेंशन करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, देन देयर वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा जब इतनी सारी चीज़ें गलत होने लगी थी तब। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद विद्रोह हुआ था, रिबेलियन हुआ। तो इस रिबेलियन को क्या कहा गया था दोस्तों? क्या दोस्तों? ये जो रिबेलियन हुआ था, जो ये जो विद्रोह हुआ था, इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था दोस्तों पियसेंट रिबेलियन। क्या दोस्तों? पियसेंट रिबेलियन कहा गया था। इसे कृषक विद्रोह कहा गया था। अच्छे से मेंशन करना सारी चीज़ें। इसे कृषक विद्रोह कहा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज क्यों कहा गया था दोस्तों? व्हाट इज़ द रीज़न अबाउट दिस, कि इसे रिबेलियन, क्या दोस्तों, पीसेंट रिबेलियन कृषक विद्रोह क्यों कहा गया था दोस्तों? क्योंकि इसमें जो संख्या थी ना, जो विद्रोह करने वाले लोग थे, जो रिबेलियन करने वाले लोग थे, उनमें संख्या क्या थी दोस्तों? गरीब लोग ज़्यादा थे। और गरीब कौन हो सकते हैं दोस्तों? किसान लोग भी थे उस टाइम पर। ठीक है, और फिर हमारा बेरोजगार भी लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इसलिए दोस्तों इसे कृषक विद्रोह कहा गया था। ठीक है, ये इसका रीज़न था कि क्यों कहा गया था इसे कृषक विद्रोह, पीसेंट रिबेलियन। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये मैंने नोट में मेंशन किया है। थोड़ी सी अच्छी मतलब ये आपको याद रखना ज़रूरी है जो मैंने नोट में लिखा है। तो ये जो नोट में लिखा है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है? इसके बाद जब दोस्तों मतलब
पीसेंट रिबेलियन हुआ था दोस्तों, कृषक विद्रोह हुआ था। देन इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद नेपोलियन की सरकार को गणतंत्र घोषित कर दिया। क्या दोस्तों, तो नेपोलियन की सरकार थी उसे गणतंत्र, क्या दोस्तों, रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया। आफ्टर दिस द नेपोलियन गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है मतलब इस वॉर का रिजल्ट। क्या दोस्तों, ये हो जाता है इस वॉर का रिजल्ट कि फाइनली क्या हुआ था, जो नेपोलियन की गवर्नमेंट थी वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक स्टेट, इसे क्या कर दिया दोस्तों, गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आया। तो आज तो कोई इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम नहीं है ना। देन क्या हुआ था दोस्तों, जब आपका ये जो था रिपब्लिक घोषित हो गया था, क्या दोस्तों, रिपब्लिक स्टेट बन गया था, तो नई गवर्नमेंट बनी होगी। क्या दोस्तों, नई सरकार आई होगी भाई, इतना तो ये तो साधारण सी बात है ना। नई गवर्नमेंट बनी तो नई गवर्नमेंट के कुछ न्यू लॉज आए होंगे। क्या स्टूडेंट्स, कुछ न्यू लॉज आए होंगे, कुछ नए रूल बने होंगे, कुछ न्यू रूल बने होंगे, कुछ नए कानून बने होंगे। तो इन रूल्स एंड कानून में क्या कहा गया था, इनके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो न्यू रूल लॉ आए थे या न्यू रूल्स आए थे किसके दोस्तों, जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद, जब आपका नेपोलियन का जो क्या था दोस्तों शासनकाल था, वो रिपब्लिक स्टेट में चेंजेबल कर दिया गया था। देन उसके बाद न्यू गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, न्यू गवर्नमेंट चुनी गई, और न्यू गवर्नमेंट ने जो नए नए अपने रूल निकाले थे, नए नए लॉज दिए थे, उनमें क्या कहा गया था दोस्तों, नए नए कानून बनाए थे। तो उसमें क्या था दोस्तों, वोट डालने की उम्र जो थी, फॉर राइट टू वोट, जो वोट डालने का अधिकार था वो किनके पास था दोस्तों, मतलब किनके पास था, सॉरी दोस्तों, किनके पास था, वो मोर देन 25 एज की गई थी। क्या दोस्तों, जो वोट डालने की उम्र थी वो किनके पास थी, जिनकी एज साल से अधिक थी। ठीक है, 30 साल से अधिक थी, उनके पास यह अधिकार था राइट टू वोट का। एंड दोस्तों, क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था आपको प्रैक्टिस सेट में, क्या कि नेपोलियन के शासनकाल में वोट डालने का अधिकार राइट टू वोट किनको दिया जाता था, कौन थे दोस्तों वो, एज जो होनी चाहिए आपकी 25 ईयर से मैक्सिमम होनी चाहिए, मोर देन 25 ईयर, जो राइट टू वोट था। काल की बात हो रही है दोस्तों, नेपोलियन के काल की। नेपोलियन टाइम में राइट टू वोट किन्हें दिया जाता था दोस्तों, जिनकी एज मोर देन 25 ईयर हो। ठीक है, एंड उनके पास मनी जो है वो धन की मैक्सिमम वो हो, मतलब मैक्सिमम उनके पास होना चाहिए। तो इन्हें वोट देने का अधिकार था किसके शासनकाल में दोस्तों, नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो राइट टू वोट का अधिकार था वो मोर देन 25 ईयर एज वालों को था, जिनके पास धन की मैक्सिमम मतलब संख्या थी। ठीक है स्टूडेंट, जिनके पास धन था वही वोट डालने का अधिकार रखते थे। तो दोस्तों, जब नई गवर्नमेंट आई तो सभी का मतलब ये जो रूल था ये चेंज कर दिया गया, फॉर राइट टू वोट का अधिकार तो मोर देन 21 एज की गई थी। इसमें क्या कहता दोस्तों, 21 साल से ऊपर के वोट डाल सकते थे। और दोस्तों दूसरा क्या हुआ था, सभी नागरिकों को राइट टू वर्क की गारंटी दी गई थी। क्या दोस्तों, सभी नागरिकों को राइट टू वर्क मतलब सभी जितने भी वहाँ के लोग थे उन्हें कार्य करने की छूट दी गई थी, कि आप गारंटी है आप कार्य कर सकते हैं आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन क्या हुआ था, रोजगार उपलब्ध कराने की भी गारंटी दी गई थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कम करने की गारंटी दी गई थी। क्या दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट था उससे कम करने की गारंटी दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ था आपका टोटल। इसमें रिवोल्यूशनरीज में मैंने आपको जितना बताया ये बहुत ही सफिशियंट है स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सबसे पहले थंब करना कि आज की क्लास कैसी लगी। मुझे नहीं लगता आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने टर्म्स आर ऑल्सो मैंसन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। ठीक है, ऑल टर्म्स आर मैंसन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, तो मुझे नहीं लगता यू हैव एनी प्रॉब्लम टुडेज लेक्चर में। ठीक है, तो बताना सभी कैसी लगी क्लास। और दोस्तों, ये जो क्लास है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जितना ज़्यादा हो सके आपको इस पर रिस्पॉन्स देने की कोशिश करनी है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को भेजना और उनसे कहना कि आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं। अच्छे तरीके से क्लास चलाई जा रही है दोस्तों, कल तैयार रहना आप ही, कल तैयार रहना आप। एक मैं
आपको अपडेट दे देता हूँ। जो आपका पहले तो कल की बात करें, कल आपका क्या हुआ था दोस्तों, सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस पर। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स क्या है, जो मेरा टारगेट था वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है 1000 लाइक का। तो आई थिंक मुझे लग रहा है उस पर 700 लाइक हो चुके हैं। कितने स्टूडेंट, 700। तो जल्दी जल्दी सभी देख लीजिएगा। और सेशन बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने भी देखा है उन्होंने तारीफ ही की है कि सर मज़ा आ गया क्लास में। तो कल तैयार रहिएगा दोस्तों ऐसे ही सेशन के लिए, और कल तक आप 1000 सब लाइक कर देना सभी। ठीक है, 1000 लाइक इस पर होने चाहिए। और कल सभी तैयार रहिएगा 12 बजे प्रैक्टिस सेट 2 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाना उस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और आज की क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो शेयर जरूर करना है, किसी को भी शेयर करने से नहीं चूकना है, लाइक कर देना सभी। और प्लेलिस्ट बना दिया मैंने सोशल साइंस की, तो सभी वहाँ से जाकर देखिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं सर साइंस की क्लास कहाँ मिलेगी, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी क्लास, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो आपकी सोशल साइंस की हो, चाहे वो आपकी जनरल नॉलेज की हो, सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं दोस्तों सेशन को। कैसा लगा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बिल्कुल भी। रेड बटन को काला कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और घंटा बजा दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी आपसे दुआ है कि आप घंटा दबाना ज़रूर, मतलब बिल्कुल ना भूलें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।